आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ वरिष्ठ सर्जन एवं समर्पण ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर RS दुबे की आत्मकथा द डस्ट ऑफ 1000 समर्स का विमोचन ताजमहल होटल लखनऊ में आज श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए आनंदीबेन पटेल ने कहा कि समाज में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समर्पण ग्रुप द्वारा बालिकाओं की शिक्षा हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब बालिकाएं स्वस्थ हों और आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर बोलते हुए KGMU की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने कहा कि डॉक्टर RS दुबे का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा में अपने 38 सालों के कार्यकाल में डॉक्टर RS दुबे ने विभिन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया तथा इन्हीं के नेतृत्व में तत्कालीन राम मनोहर लोहिया अस्पताल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपग्रेडिंग प्रदान की तथा वहां DNB कोर्स भी प्रारंभ हुआ। डॉक्टर दुबे ने अब तक 2.5 लाख से अधिक ऑपरेशन किए हैं। विमोचन समारोह में अतिथियों का स्वागत दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम प्रमुख आत्मप्रकाश मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता पुनीत अवस्थी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विवेक पंडित, डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, डॉक्टर BM मिश्रा, प्रोफेसर कैलाश बराल, आनंद ओझा, TP पाठक, प्रोफेसर कुमकुम रानी श्रीवास्तव एवं कर्नल विनोद सिंह समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। What better way than seeing a man through the eyes of his daughter? She has been my student in Sanjay Gandhi PGI when I was a professor and head of the Department of Hematology. She was with me for 3 years. And at the time when the department was just getting established, it was shuru ho gaya tha department, but it was in the early years. जनवरी सन 2011 एक ऐतिहासिक दिन जब लखनऊ के तत्कालीन राम मनोहर लोहिया अस्पताल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा NABH एक्रेडिटेशन प्रदान किया गया। मेडिकल और हेल्थ केयर के क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ये सम्मान प्राप्त करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल था। एक सामान्य अस्पताल को सफलता की इन बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर राम श्रृंगार दुबे। भारत की आजादी के लगभग 1.5 वर्ष बाद यानी 15 जनवरी 1949 को 2 तीर्थों काशी और प्रयाग के मध्य पतित पावनी मां गंगा के तट पर बसे छोटे से गांव बिहरोजपुर में एक बालक जन्म लेता है। पिता राम अक्षयवर दुबे और माता चंद्रावती दुबे की 9 संतानों में 5वें स्थान पर जन्मे इस बालक का नाम राम श्रृंगार रखा जाता है। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों और सरकारी पाठशाला के गुरुजनों के सानिध्य में राम श्रृंगार की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विलक्षण मेधा की बदौलत कक्षा दर कक्षा मेरिट में अपना स्थान बनाते राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा समेत अनेक छात्रवृत्ति प्राप्त करते राम श्रृंगार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। उस जमाने में किसी ने कोचिंग का नाम भी नहीं सुना था। जन्मजात प्रतिभा के धनी राम श्रृंगार ने पहली ही बार में CPMT में प्रदेश में 16वां स्थान प्राप्त किया और इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। 1966 से 1970 तक MBBS को गोल्ड मेडल और ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण किया और फिर वहीं से इंटर्नशिप और जनरल सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान सन 1973 में इनका विवाह ऑनरेरी लेफ्टिनेंट चंद्रदेव दुबे और फुलेश्वरी दुबे की सुलक्षणा कन्या निर्मला के साथ संपन्न हो जाता है। समय के साथ इन दोनों के आंगन में प्रेम और स्नेह से महकते 3 पुष्प पल्लवित होते हैं, प्रशांत, नम्रता और प्रतीक।
डॉक्टर राम श्रृंगार प्रांतीय चिकित्सा सेवा में मरीजों की सेवा करते रहे और निर्मला घर गृहस्थी संभालती रही। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। डॉक्टर राम श्रृंगार की ख्याति पूरे प्रदेश में एक सर्जन के रूप में फैल चुकी थी। इन्होंने अपने 38 वर्ष के सेवा काल में 2.5 लाख से अधिक ऑपरेशन किए। इनकी छवि न केवल एक सफल सर्जन की बनी, बल्कि एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में इन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एमएस और एमडी के समकक्ष डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी का कोर्स भी शुरू करने में सफलता पाई। एक नॉन टीचिंग अस्पताल में टीचिंग शुरू करवाने वाले डॉक्टर आरएस दुबे को तत्कालीन राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 3.5 वर्षों का सेवा विस्तार प्रदान किया। कार्य को सदैव पूजा मानने वाले डॉक्टर दुबे ने वर्ष 2008 में समर्पण की नींव का पहला पत्थर रखा और आज ये 305 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। कालांतर में यहां खुले नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज आज प्रदेश के शीर्षतम कॉलेज में शुमार किए जाते हैं। विशेष रूप से बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से खोले गए इस कॉलेज में आज 14 कोर्सेज में 1200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले डॉक्टर दुबे ने अपने जन्म स्थान बिहरोजपुर स्थित अपने पैतृक आवास के प्रांगण में भी बालिकाओं की शिक्षा को समर्पित एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया है। वैसे तो सबको अपने फादर हीरो लगते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। भले ही किसी ने उनके साथ कुछ भी बुरा किया हो, चाहो हो या उनको पीछे खींचने की कोशिश करी हो जाने अनजाने में, किसी भी चीज़ ने मेरे फादर का नेचर नहीं बदला है। वो अभी भी आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज की तारीख में मेरे नजरों में इससे बड़ा हीरोइज्म पॉसिबल नहीं है। जीवन के 76 बसंत देख चुके डॉक्टर आरएस दुबे की जीवनी शक्ति, उनकी प्रेरणा और प्राण प्रिय निर्मला विगत 4 वर्षों से अधिक समय से आईसीयू में हैं। कभी अत्यंत ऊर्जावान रही, किंतु अब केवल संकेतों में अपनी बात कह सकने वाली पत्नी के हृदय में एक प्रतिबद्ध पति का समर्पण प्राण शक्ति बनकर धड़क रहा है। डॉक्टर दुबे जीवन के इस मोड़ पर हर क्षण अपनी पत्नी का साथ निभा रहे हैं, अग्नि के 7 फेरों और सप्तपदी के वचनों को निभाते हुए। इनका आपसी संबंध विवाह संस्था के शाश्वत प्रेम का एक अप्रतिम उदाहरण है। अगर ये डिफाइन किया जाए कि आइडियल फादर कैसा होना चाहिए, तो पापा इज वेरी क्लोज टू दैट, एन आइडियल फादर, एन आइडियल हस्बैंड। जिस तरह से वो मम्मी का ख्याल रखते हैं, वो एक अलग ही लेवल का है। हमने वो देखा नहीं था पहले कभी किसी को कर्मित करते हुए किसी के लिए। कर्मयोगी डॉक्टर राम श्रृंगार दुबे के पूरे जीवन की कहानी इन 4 पंक्तियों में परिभाषित की जा सकती है कि हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इस किताब का लिखने का मेरा उद्देश्य ये रहा है कि एक बहुत ही साधारण परिवार से पैदा हुआ बच्चा जो कि पैदल बगैर जूते के पढ़ना शुरू करता है और जिसको भविष्य की जानकारी नहीं है, सिर्फ पढ़ना उसको आता है, से पढ़ता किसान का बेटा, उसकी मदर फादर जो निरक्षर है, मैं कहूँगा आज की भाषा में कहा जाएगा, वहाँ से उठ करके जीवन के हर सफ़र को पार करते हुए, हर कठिनाइयों झंझावातों का सामना करते हुए, आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अपने दोस्त यारों के साथ इस ऊंचाई तक पहुंचता है, इस पेशे में आता है जहां वो 2 साल के डायरेक्टर में रिटायर होता है और बाद में रिटायरमेंट के बाद उसे लगता है कि अभी मेरे में बहुत कुछ बाकी है, कुछ समाज में दे सकता हूँ, समाज के लिए कर सकता हूँ, समाज की सेवा कर सकता हूँ। उस क्रम में समर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड प्राइमरी साइंसेज नेवर लखनऊ में स्थापित करता हूँ, जहाँ 305 बेड का अस्पताल है, नर्सिंग कॉलेज है जो यूपी का टॉप मोस्ट कॉलेज है नर्सिंग क्षेत्र में।
ये मुझे प्रेरणा मिली कि अगर हमारी इस कथा और कहानी से, इस पुस्तक से उन बच्चों का भला हो सकता है जो कि बहुत गरीब घर से आते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए प्रेरणा को बनना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और दूसरे मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आज के पेशे में जहाँ मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो गया है, जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, मैं हमेशा चाहता हूँ, मैंने प्रयास किया है कि मरीजों की बीमारियों को समझा जाए, सोचा जाए, समझ दिया जाए, उनके साथ जुड़ा है जाए, उनकी भावनाओं को कैच किया जाए, क्या कहना चाहते सुना जाए, और तब उनकी लेवल तक उतर करके उनका इलाज किया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास मरीज आता है, जो मैंने पूरे जीवन भर किया है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उसके स्तर जाकर ये सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा, मैं डॉक्टर हूँ, वो बेचारा गाँव से गरीब आदमी आया हुआ है, तो कोई सुविधा नहीं है, मैं उसकी बात पूरी सुनता हूँ, सोचता अगर मैं वहाँ बैठा होता हमसे क्या क्या उम्मीद करता है, वो ध्यान में रख करके मैं उसका इलाज करता हूँ, उसका ट्रीट करता हूँ। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, इसके मुझे बहुत संतोष मिलता है। जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं रहा। और आज ही मेरे मरीज जब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के मरीज जो चले जाते हैं कि नहीं साहब अंतिम राय मुझे आप दे दीजिए, ये मेरी उपलब्धि रही है। मैं ये कहना चाहूँ, ये मैंने पूरी किताब में किया है। दूसरा पहलू ये है कि मैंने हर कदम के लिए, मैंने कहा जीवन पूरा झंझट भरा है। मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी है जो कि रेयरली बहुत कम होती है, आपने सुना नहीं हो, MND, लेकिन पिछले 4 साल से ICU में है। हम उनके साथ रात दिन लगे रहते हैं, हम जो काम करते रहते हैं। और ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि जो जीवन साथी आपके 40 साल तक आपके साथ रहा हो, कैसे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और आज मैं 4 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ। तो ये के भी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि नहीं, अपना परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, सभी को ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए। सर, जैसे कि पुस्तक हुई है, उसका मुख्य शीर्षक जो है 10,000 समन, इसके माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? अब देखें, हेडिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मैंने कहा ना, झंझावात भरी पड़ी है। इतनी गर्मियाँ, जहाँ न बिजली, न पानी, जहाँ डिलीवरी, जहाँ न बाथरूम, न टॉयलेट, अगर वहाँ से निकल करके हम आ सकते हैं तो और क्यों नहीं लोग आ सकते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया है। और दूसरी कहानी जो मेरी अनकही बात, मैं इसे कहना चाहता हूँ कि 4 सालों में जो हमने अनुभव किया अपनी पत्नी के साथ, कि वो इस स्थिति में है कि ना वो बोल सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना हाथ उठा सकती हैं, ना चल सकती हैं। उनके मन में कितने विचार आते होंगे अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए, वो सोच के मैंने अनकही बात लिखी। इस किताब का लिखने का मेरा मेन उद्देश्य ये रहा है कि एक बहुत ही साधारण परिवार से पैदा हो बच्चा जो कि पैदल बगैर जूते के पढ़ना शुरू करता है, और जिसको भविष्य की जानकारी नहीं है, सिर्फ पढ़ना उसको आता है, सिर्फ पढ़ता किसान का बेटा, उसकी मदर फादर जो निरक्षर है, मैं कहूँगा आज की भाषा में कहा जाएगा, वहाँ से उठ करके जीवन के हर सफ़र को पार करते हुए, हर कठिनाइयों, झंझावातों का सामना करते हुए, आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए अपने दोस्त यारों के साथ इस ऊंचाई तक पहुंचता है, इस पेशे में आता है, जहां वो व्यवस्था के डायरेक्टर से रिटायर होता है। और बाद में रिटायरमेंट के बाद उसे लगता है कि अभी मेरे बहुत कुछ बाकी है, तो समाज को मैं दे सकता हूँ, समाज के लिए कर सकता हूँ, समाज की सेवा कर सकता हूँ। उस क्रम में समर्पण ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज नेवर लखनऊ में स्थापित करता हूँ, जहाँ 305 बेड का अस्पताल है, नर्सिंग कॉलेज है जो यूपी का टॉप मोस्ट कॉलेज है नर्सिंग क्षेत्र में। ये मुझे प्रेरणा मिली कि अगर हमारी इस कथा और कहानी से, इस पुस्तक से उन बच्चों का भला हो सकता है जो कि बहुत गरीब घर से आते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए प्रेरणा को बनना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और दूसरे मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि आज के पेशे में जहाँ मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो गया है, जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, मैं हमेशा चाहता हूँ, मैंने प्रयास किया है कि मरीजों की बीमारियों को समझा जाए, सोचा जाए, समझ दिया जाए, उनके साथ जुड़ा है जाए, उनकी भावनाओं को कैच किया जाए, क्या कहना चाहते सुना जाए, और तब उनकी लेवल तक उतर कर उनका इलाज किया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास मरीज आता है, जो मैंने पूरी जीवन भर किया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उसके स्तर जाकर ये सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा, मैं डॉक्टर हूँ, बेचारा गाँव से गरीब आदमी आया हुआ है, मैं कोई सुविधा नहीं है, उसकी बात पूरी सुनता हूँ, सोचता अगर मैं वहाँ बैठा होता हमसे क्या क्या उम्मीद करता है, वो ध्यान में रख करके मैं उसका इलाज करता हूँ, उसका ट्रीट करता हूँ। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, इसके मुझे बहुत संतोष मिलता है। जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं रहा। और आज ही मेरे मरीज जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के मरीज जो चले जाते हैं कि नहीं साहब अंतिम राय मुझे आप दे दीजिए,
ये मेरी उपलब्धि रही है, मैं कहना चाहूँ ये मैंने पूरी किताब में इंगित किया है। दूसरा पहलू ये है कि मैंने हर कदम के लिए मैंने कहा जीवन पूरा झंझट भरा। मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी है जो कि रेयरली बहुत कम होती है, काफ़ी थोड़ा नहीं हो, MND, लेकिन पिछले 4 साल से ICU में हम उनके साथ रात दिन लगे रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं। और ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि जो जीवन साथी आपके 48 साल तक आपके साथ रहा हो, कैसे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। अब आज मैं 4 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ, तो ये के भी उदाहरण में देना चाहता हूँ लोगों की कि नहीं, अपना परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्त, यार सभी को ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए। सर जैसे कि पुस्तक जो लोकार्पित हुई है उसका मुख्य शीर्षक जो है डस्ट ऑफ 1000 समर्स, उसके माध्यम समाज को क्या संदेश देना चाहिए? अगर देखें तो हेडिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैंने कहा ना झंझावात भरी पड़ी है। इतनी गर्मी यहाँ जहाँ न बिजली न पानी, जहाँ डिलीवरी, जहाँ न बाथरूम न टॉयलेट, अगर वहाँ से निकल करके हम आ सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं लोग आ सकते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया है। और दूसरी कहानी मेरी अनकही बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में जो हमने अनुभव किया अपनी पत्नी के साथ कि वो स्थिति में है कि ना वो बोल सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना हाथ उठा सकती हैं, ना चल सकती हैं, उनके मन में कितने विचार आते होंगे अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए, वो सोच के मैंने अनकही बात की। ठीक है।